ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे आपने माउस में एंटीबॉडी अगर बनवाई है और माउस में आपने एंटीबॉडी बनाई है जो कि एंटी वीनम है, ठीक है। अगर जब आपके ब्लड में वीनम है और जब आप ये एंटीबॉडी दे रहे हो, तो इस एंटीबॉडी का एक्शन, आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट एक्शन शो करे इससे पहले ये जो आपका वीनम आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, यानी जो एंटीजन प्रेजेंट है, ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है कि आपका एंटीजन और एंटीबॉडी का जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये सिमिलर रिएक्शन आप पहले एक एग्जाम्पल में देख चुके हो, जिसको मैंने आपको इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में आपको बताया था, जिसमें क्या था कि सेकंड, जो आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर में जो है RH पॉजिटिव के अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज आपके बन रही थी, तो हम बाहर से क्या कर रहे थे, हम बाहर से जो है आपका एंटी डी एंटीबॉडीज, यानी इसी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है हम वो दे रहे थे ताकि ये जो है आपका न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी आप बाहर से एंटीबॉडी दे रहे हो तो इसके अगेंस्ट भी एक्शन आना चाहिए था, लेकिन वो पहले ही आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे ही उसको एंटीजन मिलता है, उसको वहीं वो कॉम्प्लेक्स बना के आपका एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स बना के आपका बॉडी से यूरिन के थ्रू या फिर आपका फीसिस के थ्रू वो एक्सक्रेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट अगेंस्ट हमारी बॉडी एक्शन शो करने से पहले ही वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो एक ये रीजन है, हालांकि हम वो माउस वाली अप्रोच यूज नहीं करते हैं, अब हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले जो रिस्पॉन्स है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है हम वो यूज करते हैं, उसमें आपको स्पेसिफिक जो है एंटीबॉडीज मिलती है, ठीक है। ये आपकी पुराने वाली अप्रोच थी, अब भी हम कई बार बनाते हैं, कुछ कंपनियां बनाती होंगी, लेकिन मेनली जो है आरडीटी अब जो है यूज करते हैं। और कोई डाउट आप लोगों का पिछली क्लास से, या अगर आपने पिछला क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी फिर आगे, अगर आप ऐसे डेली डेली रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखोगे, छोड़ते जाओगे, तो एकदम से बहुत सारा पाइल अप हो जाएगा। क्योंकि आपका एक लेक्चर शायद और मैं इंक्लूड करूंगा, वो आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का है, जिसपे क्वेश्चन 100% श्योर है कि आएगा, और वो भी आता है, आएगा तो वो आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में आएगा, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो इसलिए इसके बाद आपका इम्यूनो वाला सारा पार्ट कंप्लीट है, जहां से 12 13 10 जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट कवर अप है। इसके बाद शायद माइक्रो, या फिर आप लोग कुछ सुजेस्ट करना चाहते हो तो वो, वरना फिर मैं अपने अकॉर्डिंग ही जैसे चल रहा है वैसे चलाऊंगा, ठीक है। तो कल हमने जो है इनएक्टिवेटेड वायरस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में। अब जो आपका एंटीजन है, मान लो बैक्टीरिया है, वो अलाइव है। अगर आप अलाइव बैक्टीरिया को इंट्राडर्मली या इंट्रामस्कुलरली डाल दोगे तो वो डिजीज कोज कर देगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम जो है इसको किल नहीं कर रहे हैं। जैसे आप मान लो कोई एक पर्सन है, उसको आप किल ना करके कोमा में डाल दो, तो आप बोलोगे तो सही कि वो अलाइव है, जिंदा है। तो ऐसे ही हम इसको एक तरीके से कोमा वाली स्टेज में लेके जा रहे हैं, कि जहाँ पे क्या है, इसकी बॉडी में आपका रेप्लिकेशन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, यानी डीएनए भी बढ़ेगा। डीएनए के बाद आपका जो है आपकी बॉडी में प्रोटीन भी बनेगा, आरएनए भी बनेगा, सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आपकी कोमा वाली स्टेज में है। तो हम इसको लाइव से हम अटेन्यूएटेड फॉर्म में लाते हैं। अटेन्यूएटेड का मतलब क्या है कि ये वो फॉर्म है जो आपकी बॉडी में डिजीज कोज नहीं कर सकती है, लेकिन ये आपका लाइव है, ठीक है, अलाइव है। तो इसको हम अटेन्यूएटेड फॉर्म में लाने के लिए, इसको हम कहते हैं, आपका एक टर्म आप याद रख लेना, आपका वेरुलेंस। इसका मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू इन्वेड बॉडी, ठीक है, कि आपके एंटीजन की कैपेसिटी कितनी है कि वो हमारी बॉडी के इनेट इम्यूनिटी को जो है वो ब्रेक कर दे, उसको आप वेरुलेंस बोलते हो। और यहाँ पर जब आप लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाते हो या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाते हो तो आप वेरुलेंस को कम कर देते हो, ठीक है, उसकी कैपेसिटी को कम कर देते हो कि वो एंट्री तो करे लेकिन हमारी बॉडी में जो है वो डिजीज कोज ना करे। तो आप ये टर्म याद रखना, जो साइंटिफिक टर्म है वो आपका विरुलेंस है या वायरुलेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास अलग अलग जो है वो आपके तरीके हैं कि इसको अटेन्यूएट करने के। सबसे पहला तरीका है नेचुरल। नेचुरल में आप लोगों ने स्मॉल पॉक्स एक डिजीज का नाम होता है, आई थिंक सुना होगा, और आप सबको हुई होगी, ठीक है। तो इसमें नेचुरल तरीका क्या है कि जैसे जो लोग गाय भैंस का काम करते हैं तो उनको काउ पॉक्स होता है,
तो इसको आप बोलते हो वैक्सीनिया वायरस। ठीक है, तो वो ज़्यादातर इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और ये अगर ह्यूमन बॉडी में आपका एंट्री करता है तो 1-2 दिन मुश्किल से सिम्टम कोई आता है, फीवर वगैरह का, या कोई आपको जो है कोई दाने वाने निकल आए कहीं पे, तो इस तरह का 1-2 दिन का कोई सिम्टम आ जाता है। लेकिन जो पर्सन इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ है उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बन जाती है, क्योंकि ये वायरस आपके काफी हद तक सिमिलर है। ठीक है, तो नेचुरल वे यही है कि आपने कोई अटेन्युएशन, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई जीन में चेंज नहीं किया, आपने एक दूसरा अलाइव जो आपका वायरस है या बैक्टीरिया है वो डाला, जिसकी वजह से क्या हो गया, अगर आपकी बॉडी में ये स्मॉल पॉक्स वाला एंटीजन आ भी रहा है तब भी आपकी बॉडी में एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो पैथोजेनेसिस कॉज डिजीज इन वन स्पीसीज बट नॉट इन अदर स्पीसीज। इसको एक्चुअली जो आपको मैंने पीछे बताया ये काउ पॉक्स वाला, ये एक्चुअली सबसे पहली वैक्सीन जो आपकी बनाई थी वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। इनको आप फादर ऑफ वैक्सीनेशन या आप वैक्सीनोलॉजी या इम्यूनोलॉजी बोलते हो। ठीक है, खासकर इनका रोल जो है वैक्सीन में है। हालांकि हुआ क्या था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक 6 या 7 साल का बच्चा था जिसका नाम जेम्स था या जॉन था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, उसको जो है स्मॉल पॉक्स जो है हुआ था। ठीक है, और उसकी मदर जो थी वो एडवर्ड जेनर के पास गई थी कि आप डॉक्टर वगैरह हो, पीएचडी की हुई है, कोई कोई इलाज कर दो इसको। तो एडवर्ड जेनर उस टाइम इसी वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा था, स्मॉल पॉक्स के ऊपर। तो उसने देखा जिन लोगों को काउ पॉक्स है उनके अंदर स्मॉल पॉक्स वाले सिम्टम नहीं आ रहे। तो उसने काउ पॉक्स का एंटीजन लिया और उस जो जो भी बच्चा था जेम्स या जॉन उसके बॉडी में डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, जो स्मॉल पॉक्स हुआ था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, हालांकि वायरस अलग है। जो आपका काउ पॉक्स का वायरस जो है वो वैक्सीनिया है। स्मॉल पॉक्स का वायरस आपका अलग है, हर्पीज वायरस से रिलेटेड कुछ आपके कंपाउंड है। तो ये कहानी थी, और यहाँ से आपका एडवर्ड जेनर का जो मेन रोल है, जिनको आप फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी बोलते हो, वो यहाँ से आया। ठीक है, तो ये इसके पीछे आपका छोटा सा एक स्टोरी था। इसके बाद क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड वायरस का, ये तो आपने नेचुरल तरीका देख लिया कि किस तरीके से हुआ। सेकेंड तरीका है डिफरेंट कल्चर मीडिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया को ऐसे कल्चर मीडिया में ग्रो करा दें जहां पर उनकी जो विरुलेंस की पावर है या जो पैथोजेनिसिटी की पावर है वो आपकी कम हो जाए। ठीक है, तो इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जिसको आप टीबी का बैक्टीरिया बोलते हो। अगर आप उसको हाई बाइल मीडिया में ग्रो करा दोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर बाइल डाल दूं इस मीडिया में, ठीक है, अगर आप उसको हाई बाइल मीडिया में ग्रो करा दोगे तो वो क्या होगा, उस बाइल को ही एज एन एडोप्टिव जो है अपना इन्वायरमेंट सेट मान लेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वहां पर उसकी पैथोजेनिसिटी कम हो जाती है। और जब इस बाइल मीडिया वाले बैक्टीरिया को आप जब उठा के ह्यूमन में डालोगे, ये प्यूरिफाई के बाद डालते हैं, डायरेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, प्यूरिफाई के बाद जब ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करोगे तो ये सिर्फ आपकी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज बनवाएगा, कोई डिजीज कोज नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके टेक्निक्स हैं। हालांकि कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, कुछ टेक्निक्स यूज नहीं होती हैं, वो पुरानी हो चुकी हैं, उनको यूज नहीं करते हैं। अब हम ज्यादातर जो टेक्निक यूज करते हैं वो हम आरडीटी वाली करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको अब इंडिया की पॉपुलेशन देखो 140 करोड़ है। अगर आप ऐसे कितना कल्चर में ग्रो कराओगे, और ऐसे आप कितना माउस में दोगे, कितना आप काम काउ पॉक्स वगैरह काम करोगे, तो हम आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये आपका जो है सब करवाते हैं, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अगर आप बाइल वाले मीडिया में ग्रो कराओगे तो टीबी की बैक्टीरिया अपना जो डिजीज कॉजिंग की कैपेसिटी है वो लूज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। कुछ बैक्टीरिया क्या है, हाई टेम्परेचर पे जो है अपनी पैथोजेनिसिटी को लूज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया लो पैथोजेनिसिटी पे आपका जो है वो अपनी वेरुलेंस और पैथोजेनिसिटी को आपकी लूज करते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा आपका वायरस होता है, इसको मगर रिड्यूस टेम्परेचर पे आपका ग्रो कराएं तो ये अपनी जो वेरुलेंस पावर है इसकी वो कम हो जाती है। मीन्स पैथोजेनिसिटी कोज नहीं करेगा, सिर्फ आपकी बॉडी में एज एन इम्यूनोजेनिसिटी कोज करेगा कि इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन कोई डिजीज कोज नहीं होगी। ठीक है, एंटीबॉडी बन जाएगी। तो इन्फ्लुएंजा के लिए जो आपकी वैक्सीन है वो फ्लूमिस्ट वैक्सीन है। ठीक है, ये पैथोजेनिसिटी कोज नहीं करती है, सिर्फ यहाँ पे भी आप इम्यूनोजेनिसिटी आप लिख लेना। ठीक है, तो आपकी बॉडी में सिर्फ जो है इम्यूनोजेनिसिटी कोज होती है, पैथोजेनिसिटी कोज नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपका फ्लूमिस्ट वैक्सीन है।
नेक्स्ट आपका जो टाइप है, इसका जो टेक्निक है वो है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी को आप आरडीटी में इंक्लूड करते हो कि आप क्या करो। आप जैसे ये आपके पास एंटीजन है, ठीक है, और आपको पता है इस एंटीजन के क्रोमोसोम नंबर 5 पे एक जीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में एज एन पैथोजन की तरह काम करता है। ठीक है, तो आपने जेनेटिक इंजीनियर में क्या किया, नॉकआउट जो टेक्निक होती है जिसमें आप जीन को बाहर निकाल लेते हो, आपने क्रोमोसोम नंबर 5 से उस जीन को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब आपके पास जो एंटीजन बनेगा वो कैसा बनेगा, जो कि पैथोजेनिसिटी कोज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम यही टेक्निक यूज करते हैं आपकी जो है आरडीटी वाली, जिसमें हम जीन में चेंजेस करते हैं। तो पैथोजेनिसिटी कोज नहीं करेगा, बट उसका जो है इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो कोज कर रहा है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज यानी बी सेल और टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जो करते हैं ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से करते हैं कि पैथोजन की जीन को आइडेंटिफाई किया, उसको रिमूव किया, और वो आपका आपका वेरिएंट हो गया। ठीक है, कि उसकी बॉडी में तो उसकी जो पैथोजेनिसिटी है वो आपकी कम हो गई। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम्पल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें से आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं। जैसे पहला है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो आप 2 बूंद वो बोलते हैं, वो 5 साल के बच्चे को देते हैं, और ये आपको तीन तीन टाइम्स लेना होता है। अगर आप 5-6 साल के हैं तो आपको 3 बार ये ड्रॉप वो है, 2-2 बूंद करके डालते हैं आपको। तो ओरल पोलियो वैक्सीन, कल मैंने आपको बताया था इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि फर्क क्या है। एक आपका है एमएमआर, मीजल्स मम्स एंड रूबेला। फिर है बीसीजी, इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, बैसिलस कैलमिट ग्वेरिन, इसमें मैं बता दूं बैसिलस का मतलब आपका रोड शेप का बैक्टीरिया है। ठीक है, कैलमिट और ग्वेरिन ये आपके साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। इसके बाद है रोटा वायरस। रोटा वायरस आपका डायरिया कोज करता है छोटे बच्चों में। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है। वेरिसोला जो आपका चिकन पॉक्स होता है उसके अगेंस्ट है। अगर हम देखें, हमारे पास सिर्फ 2 ओरल वैक्सीन हैं। ठीक है, एक जो आपकी पोलियो वाली और एक रोटा वायरस के अगेंस्ट। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ओरल वैक्सीन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको आप सेबिन के नाम से जानते हो। सेबिन कुछ नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उनको डिस्कवर किया था। ये आई थिंक डिस्कवर हुआ था 1961 के अराउंड, और जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वाली वैक्सीन थी वो 1928 के अराउंड जो है वो डिस्कवर हुई थी। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था साल्क नाम के साइंटिस्ट ने। इसलिए आपसे साल्क और सेबिन बार बार ये टर्म पूछे जाते हैं कि ओरल पोलियो वैक्सीन को आप सेबिन क्यों कहते हो, और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को आप साल्क क्यों कहते हो। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। इसके बाद एमएमआर, मीजल मम्स और रूबेला, बीसीजी बैसिलस कैलमिट ग्वेरिन, रोटा वायरस जो आपका बच्चों में डायरिया कोज करता है, और वेरेसिला जो आपका चिकन पॉक्स कोज करता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ओरल वैक्सीन है, ओपीवी और रोटा वायरस। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर देखें तो लाइव अटेन्यूएटेड में मैंने आपको बताया था इनकी वेरुलेंस पावर जो है कम है। ये सिर्फ हमारी बॉडी में इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो कोज करते हैं, पैथोजेनिसिटी कोज नहीं करते हैं। पहला तरीका जो था वो नेचुरल था, जिसको एडवर्ड जेनर ने जो है आपका डिस्कवर किया था। स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स का केस था। ठीक है, इसके बाद सेकंड तरीका था कि हम उसको किसी हाई कंसंट्रेशन वाले कल्चर मीडिया में जो है वो ग्रो करा रहे थे। एग्जाम्पल टीबी का था, टीबी वाले बैक्टीरिया का, जिसको आप बाइल में ग्रो करा रहे थे। थर्ड केस आपका टेम्परेचर का था, जिसमें आप टेम्परेचर को लो कर रहे थे, और उसमें केस आपका इन्फ्लुएंजा का था। ठीक है, फोर्थ आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसमें हमने नॉकआउट वगैरह किया था और उस जीन को बाहर निकाला था जो हमारी पैथोजेनिसिटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल है। और यही सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, इसी की वजह से इतना जो है प्रोडक्शन हो पाता है आपके जो वैक्सीन है उनका। ठीक है, अब कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है कि अगर आप लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन यूज करते हो तो आपको बूस्टर डोज देने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको, जब आप इनएक्टिवेटेड वायरस यूज कर रहे थे तो आपको मल्टीपल टाइम्स वो लेने की जरूरत थी, आपको बूस्टर डोज की जो थी वहां पर रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है जैसे कि आपने ये लाइव वैक्सीन यूज किया और मान लो आपने जीन निकाली,
लेकिन अब है तो वो एंटीजन बैक्टीरिया ही। अब बैक्टीरिया में मान लो कोई म्यूटेशन हो गई, और कोई म्यूटेशन की वजह से वो वाली जो जीन है वो फिर से आपकी एक्टिवेट होगी। अगर वो जीन फिर से एक्टिवेट हो गई तो मतलब वो पैथोजेनिसिटी कोज करना स्टार्ट कर देगी, वो वैसा प्रोटीन बनाएगी जो आपकी बॉडी में पैथोजन की तरह काम करेगा, तो वो पैथोजेनिसिटी कोज करेगी। ऐसे केसेस कम है। यूं लगा लो आपको 40-50 लाख लोगों में आपको एक केस मिलता है जिसमें वो जीन आपकी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, इसलिए WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो सुजेस्ट करता है कि आप इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को ही ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि एक को भी हो जाएगा तो मतलब अब मान लो एक को पोलियो हो गया तो उसका तो मतलब दिक्कत उसको हो ही जाएगी, चाहे 40-50 लाख में से हो रहा है, किसी को भी हो रहा है, पर एक दो को भी हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इनएक्टिवेटेड या हीट किल्ड वैक्सीन जो है आपको सुजेस्ट किया जाता है WHO के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन थे। ठीक है, आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, चाहे आप हीट किल्ड वाले देख लो, इनएक्टिवेटेड वाले देख लो, क्योंकि एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आना ज़्यादा आपका पॉसिबिलिटी है, उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे एग्जाम्पल पूछे जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म है हर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीन आपका खत्म नहीं हुआ है, ये स्लाइड मैंने वैसे आपके लिए इंक्लूड किया है क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, और वो क्वेश्चन आपका नाइपर ने पूछा था कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हर्ड इम्यूनिटी आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा पर ध्यान कभी नहीं दिया होगा, क्योंकि जो एम्स के डॉक्टर हैं या जो मेदांता के डॉक्टर थे वो हर्ड इम्यूनिटी के फेवर में थे कि आप हर्ड इम्यूनिटी सेटअप कर दो। इसमें क्या होता है, मान लो ये आपका एक सिटी है, जैसे फरीदाबाद है। ठीक है, यहाँ पर 5 लाख लोग हैं। अब इन 5 लाख लोगों में से आप 4.5 लाख लोगों को जो है आप इन्फेक्ट कर दो। ठीक है, तो अब कितने बचेंगे आपके, कुछ 50,000 लोग बचेंगे। तो अब 4.5 लाख लोग जो टोटल 5 लाख लोग में से इन्फेक्टेड हैं, ये एक दूसरे से कोई भी मिल ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि वो सारे इन्फेक्ट हो चुके हैं, सबके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो अब वो कहीं बाहर घूम ले, कहीं चले जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसको इन्फेक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब ये इन्फेक्ट दो तरीके से कराया जा सकता है, या तो आप इन्फेक्ट करा दो उनको नेचुरली, कि वो अब उनको सिर्फ आप कह दो कि आप घर से बाहर रहो, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं से कोविड के इन्फेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, या आप उनको वैक्सीनेशन कर दो। ठीक है, ठीक है, तो आप उनको वैक्सीनेशन कर दो और आप बोल दो कि अब आप घूम फिर सकते हो, जैसे आपको वैक्सीन लगा था तो आपको कॉलेज में या कहीं और आने जाने के लिए अलाउड था। उसके पीछे कॉन्सेप्ट सारा हर्ड इम्यूनिटी का था। ठीक है, ये हर्ड इम्यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर सक्सेसफुल होता है जहाँ, जिन कंट्रीज में स्मॉल आपकी आपकी पॉपुलेशन स्मॉल है। जैसे न्यूजीलैंड में सबसे पहले कोविड खत्म हो गया था क्योंकि वहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी जो है बहुत जल्दी आपकी जनरेट हो गई थी, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी जनरेट कराना बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, या तो वैक्सीनेशन से कराते, या फिर लोगों को बाहर छोड़ दो जाने के लिए कि आप लॉकडाउन हटा दो। ठीक है, तो इंडिया ने जो कराया वो वैक्सीन से कराया है। नेचुरली तो काफ़ी लोगों को हुआ है, वो कांटेक्ट में भी आए, आधों को हुआ तो टेस्टिंग नहीं कराई, तो कहीं ना कहीं से वो इन्फेक्ट हो गए, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई थी। ठीक है, और जब आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज बन जाती है और इन्फेक्टेड होने के चांसेस लोगों के कम बचते हैं, तब आप उसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हो। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द population is immune, so chances of susceptible individual contacting infecting individual is low, कि कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम है। ठीक है, ये आप वैक्सीनेशन से कर लो या कैसे भी कर लो। इससे पहले भी हम हर्ड इम्यूनिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख चुके थे मीजल्स एपिडेमिक में। ठीक है, ये आपका पहले 19 या 18 सेंचुरी के अराउंड ये आपका एपिडेमिक आया था, तो उसमें ये हार्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका सक्सेसफुल रहा था। ठीक, तो आपसे ये एक बार एक ये टर्म पूछी हुई थी, हार्ड इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंपैरिजन है पोलियो वैक्सीन के बीच। जो मैंने आपको दो पोलियो वैक्सीन बताई हैं, आईपीवी और ओपीवी। आईपीवी इज इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और दूसरा आपका ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये आप जो इंजेक्शन जो आईपीवी लेते हो, जो आपका इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, इसको आप इंजेक्शन के थ्रू लेते हो। ओपीवी को आप ओरल लेते हो, इसको आप साल्क बोलते हो, इसको आप सेबिन बोलते हो। थोड़े दिन आप नहीं पढ़ोगे, आप लोग साल्क और सेबिन में ही
कंफ्यूज हो जाओगे अगर प्रॉपर रिवाइज नहीं करोगे तो। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है और कुछ नहीं है। इसके बाद इनएक्टिविटी डेड फॉर्म ऑफ वायरस यूज कर रहे थे, इसको आप हीट या फिर फॉर्मल्डिहाइड से आप किल कर रहे थे। यहाँ पर आप लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन यूज करते हो, जिसको आप मेनली आरडीटी से जो है वो आप ट्रीट करते हो। उसके बाद ऑल थ्री स्ट्रेन्स आर प्रेजेंट, क्योंकि पोलियो में आपका ए बी सी अलग अलग टाइप की स्ट्रेन है, तो ये तीनों इसमें प्रेजेंट होती हैं इनएक्टिवेटेड वाले में। यहाँ पर भी तीनों स्ट्रेन प्रेजेंट है। ये पेंटावेलेंट है, मतलब इसमें जो एपिटोप है वो आपके 5 है, इसमें जो एपिटोप है वो आपके 3 है, तभी आपने इसको ट्राइवेलेंट बोला है, ठीक है। इस केस में रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है इनएक्टिवेटेड वाले में, ओरल वाले में रेफ्रिजरेशन की जरूरत है। इसलिए देखा होगा जो पोलियो वाली आंटी आती हैं या वो एएनएम जेएनएम वाले लोग आते हैं, वो अपने साथ वो बॉक्स लेके आते हैं जिसमें वो आपका आइस बैग या वो कैरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट है। जो घरों में वो पोलियो का वो 2-3 ड्रॉप डालते हैं, तो आपको ये 3 बार लेना होता है। अब WHO क्या कहता है कि आपको, अगर आप सोचो कि आप सिर्फ ओपीवी वाइल जो पीने वाला है, ड्रॉप्स वाला है, वो ले लो, उससे आपको कंप्लीटली प्रोटेक्शन मिल जाएगा, नहीं, आपको दोनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दोनों से ही आपको जो है कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलता है, एक कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है। और मैंने आपको बताया था जब आप पोलियो वैक्सीन में खासकर ओरल में देखते हो तो आपका IgA का रोल ज्यादा आता है। दूसरे भी इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है IgG IgM, लेकिन रोल आपका IgA का आता है। और प्रोसेस मैंने आपको बताया था यहाँ पे ट्रांससाइटोसिस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन बने हैं वो यहाँ से ज्यादा बने हैं। पोलियो पे जो भी क्वेश्चन आपके जो वैक्सीन पे क्वेश्चन बना है वो यहाँ से बना है, ठीक है। तो ये एक आपको थोड़ा सा जर्नल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये अभी आपको बीच में कलर क्या दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लो वो पोलियो वाले आते हैं, अगर वो उसके अंदर आइस पैक नहीं रखेंगे और इसका टेम्परेचर ज़्यादा यानी 25 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा या 25 डिग्री के आसपास हो जाएगा, तो ये जो व्हाइट कलर का आपका वायल है यहाँ पे कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रीन या ब्लैक कलर आता है। और अगर ये पूरा ब्लैक हो जाए, इसका मतलब कि ये जो वायल है अब आप खराब हो चुकी है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। अगर आधा खराब, आधा आया है, तब ये यूज में है। अगर आधे से ज्यादा हो गया तब आप इस वायल को फेंक दो, इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो वो बार बार ये जो आपका सर्कल बना हुआ था यहाँ पे, वो उसको देखते रहते हैं कि उसमें कितना वो कलर जो है वो आ गया, ठीक है। ये एक तरीके से इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ एंटीजन यूज्ड। इसको आप बोलते हो सेकंड जनरेशन आपके जो वैक्सीन है। वो अभी तक जो आप यूज कर रहे थे वो कंप्लीट एंटीजन यूज कर रहे थे, उसमें आप सिर्फ एक जीन हटा रहे थे या कुछ पार्ट हटा रहे थे। इसमें आप सिर्फ एक पार्ट ही यूज करोगे, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपसे पूछा भी जाता है, हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी का ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। ये इसमें अलग अलग पार्ट है, जैसे अंदर डीएनए है, ये लिपिड आपका बाइलेयर है, ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे एक सरफेस प्रोटीन है, लार्ज सरफेस प्रोटीन एंटीजन, जिसको आप HBS बोलते हो, ठीक है, SBSAG। हेपेटाइटिस बी लार्ज सरफेस एंटीजन, एस से मतलब आपका सरफेस से, ए से एंटीजन है। यही पार्ट इस वायरस का जो है हमारे अंदर पैथोजेनिसिटी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर ये पार्ट को हम हटा दें या इस पार्ट को सिर्फ अगर हम अकेला डालें, मतलब इस वायरस में से सिर्फ इस पार्ट को हटा दें, जो ये है, जो आपको ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है, अगर हम इस पार्ट को हटा के सिर्फ यही पार्ट जो है ह्यूमन के अंदर डाल दें, तब ये सिर्फ हमारी बॉडी में जो है इम्यूनोजेनिसिटी कोज करेगा, पैथोजेनिसिटी कोज नहीं करेगा। जैसे मान लो ये आपका पार्ट है, इसको कट कर दिया यहाँ से, और ये वाला जो पार्ट बाहर निकलेगा, इसको हम सिर्फ ह्यूमन की बॉडी में डालें, तब ये पैथोजेनिसिटी कोज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने पूरे वायरस को नहीं लिया है, उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लिया है, सरफेस लिया है, उसका सरफेस एंटीजन लिया है, उसको हम डाल देते हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन वैक्सीन, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में HBsAg वैक्सीन बोलते हो। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, HBsAg हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन वैक्सीन, ठीक है। और ये T सेल B सेल जो है वो आपका रिकॉग्नाइज करता है। अब बात आती है कि आप इसको निकालोगे कैसे, आप काम कैसे करोगे कि आपको वही पार्ट कैसे मिले। तो हम क्या करते हैं, हम पहले जो आपका वायरस है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं,
ठीक है, हमें वायरस का पूरा आपका जीनोम पता है, ठीक है, कि उसमें कहाँ पर कौन सी जीन है। हम वो वाली जीन देख लेते हैं जो हमारे रिस्पॉन्सिबल है ये सरफेस प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। हम उस जीन को बाहर निकालते हैं आर्टिफिशियली, और उसको जो है हम ट्रांसलेट कराते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेट कराते हैं, जिससे आपके पास क्या होता है, ये प्रोटीन आ जाता है, ठीक है। तो हम ये जो सारे काम कर रहे हैं, जो भी चीज बना रहे हैं, ये हम आरडीटी की हेल्प से बना रहे हैं, ठीक है। हमें कोई कंपाउंड चाहिए, कोई प्रोटीन चाहिए, हम पहले जीन को देख लेते हैं और जीन को फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की हेल्प से वो प्रोटीन बना लेते हैं आपका आर्टिफिशियली, और उसको जो है हम डायरेक्ट आपका इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल सरफेस एंटीजन, उसके बाद क्लोनिंग करेंगे आरडीटी की हेल्प से, और जो प्रोटीन हमें मिलेगा उसको हम ह्यूमन में इंट्रोड्यूस कर देंगे, और आपका जो है इम्यूनोजेनिसिटी, जो आपका बी सेल और टी सेल है, वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, जिसको आप HBsAg वैक्सीन के नाम से जानते हो, ठीक है। ये जो जो मैं आपको करा रहा हूँ, इन पे ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और वो पूछते ही रहेंगे, क्योंकि कुछ नया एड ऑन जो होता है वो मैंने पहले ही इंक्लूड कर दिया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सब यूनिट वैक्सीन। इसमें भी आपका कुछ आप पार्ट यूज कर रहे हो। हेपेटाइटिस बी जो आपको मैंने वैक्सीन बताया, वो भी आपका सब यूनिट वैक्सीन ही है, ठीक है, उसको आप उसी में चाहे काउंट कर लेना। तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम पैथोजन, कि आप कोई प्यूरिफाइड फॉर्म जो है पैथोजन से, पैथोजन कुछ रिलीज कर रहा है, आप उसको प्यूरिफाई करके जो है ह्यूमन की बॉडी में डाल रहे हो, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था टॉक्सॉइड में। टॉक्सॉइड में मैंने आपको बताया था डीपीटी आपका टॉक्सॉइड है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। कई बार आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा डीटीपी, घबराना नहीं है, वो एक ही बात है, आप उसको डीपीटी लिख लो या डीटीपी लिख लो, टीडीपी लिख लो, कैसे भी लिख लो, वो मतलब एक ही है, क्योंकि कई जगह पर रेफरेंस बुक में आपको डीटीपी मिलता है डीपीटी की जगह, तो ये टी पहले लिखा हुआ है और कोई इसमें आपका अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि आपके पास 3 टॉक्सोइड्स है मेनली। एक आपको बताया था मैंने डिप्थीरिया, जिसका आपका पॉजिटिव और ऑर्गेनिज्म है कोयने बैक्टीरियम। एक आपको मैंने बताया था पर्ट्यूसिस, जिसको आप वूपिंग कफ के नाम से जानते थे, और इसका जो बैक्टीरिया है वो बोडेटेला पर्ट्यूसिस है, ठीक है। एक आपको बताया था मैंने टेटनस, जिसका आपका जो बैक्टीरिया है वो आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है। तो आपको ये 3 तो ये याद रखने ही है, इनके कॉजेटिव एजेंट भी और आपके जो टॉक्सोइड के एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास एक टॉक्सोइड और है जो हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, बोटुलियम का। ये ज्यादातर आपका फूड पॉइजनिंग वाले केसेस में आपका रिस्पॉन्सिबल है। फूड पॉइजनिंग मतलब सीवियर वाले जो फूड पॉइजनिंग के केस हैं उसमें। तो इसका जो बैक्टीरिया है वो आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम है। तो आप डीपीटी के साथ एक इसको एड ऑन और कर लेना, बोटुलियम टॉक्साइड को, ठीक है। अब आप ये देखो कि आप टॉक्सोइड हम बनाते कैसे हैं। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था, फिर भी मैं एक बार अच्छे से आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तो आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों आपके कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, उनकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। इन टॉक्सिन को ज्यादातर हम एक्सक्रीटा जो प्रोडक्ट है वो मान लेते हैं उनका। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो टाइप के टॉक्सिन आपके रिलीज करते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन वो सेल से बाहर रिलीज करते हैं, एंडोटॉक्सिन सेल के अंदर रिलीज करते हैं। हमारे लिए जो हार्मफुल है वो हमारे लिए हार्मफुल है एक्सोटॉक्सिन, जो सेल से बाहर रिलीज हो रहा है, और एक्सोटॉक्सिन मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपका रिलीज करता है, ठीक है। ये एक टाइप के आपके प्रोटीन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया ने रिलीज किया है उसको लेते हैं हम और फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करा देते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड आपको पता है क्रॉस लिंकिंग करा देता है प्रोटीन की, जिससे क्या होता है, पैथोजेनिसिटी लॉस्ट हो जाती है। तो डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन आपको मिल गया, इसी को आप टॉक्सोइड बोल देते हो, और आपने ह्यूमन में डाल दिया, ठीक है। और कुछ नहीं किया, टॉक्सिन को लेके फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया है, डिटॉक्सिफाइड किया है, प्यूरिफाई किया और ह्यूमन में डाला है, ठीक है। एक चीज और आप याद रख लेना कि आपको जो मैंने यहाँ पर डीपीटी बताया, डीटीपी बताया, कई बार आपको इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा, पर ट्यूसिस के आगे ए लिखा मिल जाएगा। वो ए का मतलब ए सेल्यूलर है, ठीक है, कि हमने कुछ उसका ए सेल्यूलर पार्ट यूज किया है। तो कई बार आपको डीपीटी
आपको DAPT इस तरीके से लिखा मिल सकता है। वो ए का मतलब सिर्फ ए सेल्यूलर है और कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। ये जनरली पॉलीसेक्राइड वैक्सीन जो है हम सिर्फ बैक्टीरिया वाले केसेस में दे सकते हैं, और वो भी मेनली आप देखोगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी के लिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा हार्मफुल है या ग्राम नेगेटिव, तो वो ग्राम नेगेटिव है जो बॉडी के लिए हमारे लिए ज़्यादा जो है हार्मफुल है। जो टॉक्सिन्स की बात करेंगे, टॉक्सिन्स किसका हार्मफुल है, तो वो ग्राम पॉजिटिव का एक्सोटॉक्सिन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है। और ग्राम नेगेटिव अगर हम बैक्टीरिया की बात करें सिर्फ, तो बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव, क्योंकि इसके आप स्ट्रक्चर देखेंगे आगे माइक्रो में तो आपको पता लग जाएगा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में देखो आपको यहाँ पर एक लेयर, जो ये वाली एक लेयर है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपको एक एक्स्ट्रा लेयर दिखाई दे रही है जो यहाँ नहीं है। ठीक है। तो इस तरफ जो स्ट्रक्चर है वो आपकी ग्राम नेगेटिव है, हालांकि ग्राम पॉजिटिव में भी कई बैक्टीरिया में आपको स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। ये लेयर जो है ये एक एक्स्ट्रा है। तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम कैप्सूल बोलते हैं। इसका काम जनरली प्रोटेक्शन का होता है कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। और इसका दूसरा नाम स्लाइम लेयर होता है। ठीक है। तो हम इसके अगेंस्ट जो ये आपके मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको लेके, इस पार्ट को लेके जो है हम वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है। जिसको मैंने मार्क किया इसको आप कैप्सूल बोलते हो। कई बार आप एक कोट को भी यूज कर सकते हो, किसी वायरस के ऊपर कोई कोटिंग हुई हुई है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आप पॉलीसेक्राइड है, जनरली ये पॉलीसेक्राइड का मतलब कि आप कार्बोहाइड्रेट पार्ट यूज कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अगेंस्ट और जो है आपका लिपिड के अगेंस्ट इतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देती है। ठीक है। मेनली प्रोटीन के अगेंस्ट देती है। तो ये वाले जो पॉलीसेक्राइड वाले वैक्सीन है, ये लिमिटेड इनका रिस्पॉन्स आता है, लिमिटेड इम्यूनोजेनिसिटी कोज करते हैं। ठीक है। और इसमें बूस्टर डोज रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप कोट या कैप्सूल का यूज करते हो। इसके एग्जाम्पल हमारे पास दो हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में आप PCV13, इसको आप याद ना रखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। लिख दिया है मैंने। उसके बाद निजेरिया मेनिंगाइटिस में यहाँ पे टी आएगा, उसमें आप कोट यूज करते हो कि जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसका जो उसकी कवरिंग है उसको यूज करते हो। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और निजेरिया मेनिंगाइटिस ये दो आपके एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड वैक्सीन के। ठीक है। इसके अलावा आपकी एक वैक्सीन और ये लास्ट आपकी वैक्सीन है। वैक्सीन का ये लास्ट पार्ट है जिसको आप बोलते हो DNA वैक्सीन। और आप बोलोगे कि ये सबसे बेस्ट है, हम इसका यूज करेंगे सिर्फ। ठीक है। इसको आप बोलते हो थर्ड जनरेशन वैक्सीन। जैसे आप एंटीबायोटिक में पढ़ते थे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है एंटीबायोटिक्स की। ठीक है। इसका एक ही एग्जाम्पल है जैपनीज एनसेफेलाइटिस वायरस। ठीक है। जो यूपी में अभी आई थिंक 1-2 साल हुए हैं बहुत सारे बच्चे मरे, तो वो इसी वायरस से मरे थे। इसको हिंदी में जापानी बुखार बोलते हैं या फिर आप दिमागी बुखार बोलते हैं इसको। ठीक है। क्योंकि ये वायरस आपका ब्रेन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है और इसमें आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो जैपनीज एनसेफेलाइटिस वायरस जो है वो नाम है। तो इसमें क्या होता है, अब ये आपको पता तो लग गया कि नाम से DNA वैक्सीन है, तो हम DNA का यूज करेंगे। तो इसमें हम सिंपल से क्या करते हैं, हम डायरेक्ट DNA को ट्रांसफर कर देते हैं मसल में। अब कौन से DNA को ट्रांसफर करेंगे, उस DNA के उस पार्ट को जहां पर वो जीन्स प्रेजेंट हैं जो इम्यूनोजेनिसिटी कोज करती है। पहले तो हम इससे पिछले वाले जितने वैक्सीन है हम वहां पर आपका जो है इस तरीके से कर रहे थे कि जो जीन है उसको हम बाहर क्लोन करा के वहां से प्रोटीन बना के प्रोटीन को अंदर डाल रहे थे। अब हमने क्या किया, हमने एक स्टेप और कम कर दिया। अब हम डायरेक्ट जीन को अंदर डाल रहे हैं जो कि इम्यूनोजेनिसिटी कोज करती है। तो डायरेक्ट DNA जिसमें आपकी वो जीन्स प्रेजेंट हैं जो आपकी बॉडी में इम्यूनोजेनिसिटी कोज करती है, मतलब आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगी। तो ये जीन्स आपने मसल्स में इंक्लूड करी, वो DNA का सीक्वेंस। अब ये DNA क्या करेगा, आपके DNA में, मतलब जो आप क्या है होस्ट हैं, आपके DNA में इनकॉर्पोरेट करेगा। फिर वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होएगा। आपकी बॉडी प्रोटीन बना देगी और जैसे ही वो प्रोटीन बनेगा तो आपके B सेल T सेल एक्टिवेट होंगे और रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कितना कम काम है कि आपको सिर्फ DNA निकालना है,
डीएनए निकालने के बाद आप उस जीन को निकालो और जीन को सीधा आप इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल दे दो, तो आपके डीएनए में आपका होस्ट होस्ट आपके डीएनए में आपकी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा वो सीक्वेंस, वो प्रोटीन बना देगा। प्रोटीन बनाने के बाद आपके बी सेल टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। ये थर्ड जनरेशन ऑफ वैक्सीन है, एक ही वैक्सीन है हमारे पास, जापानीज इंसेफेलाइटिस। लेकिन ये आपका डीएनए वैक्सीन का केस इतना आसान नहीं है। ये इसकी वैक्सीन अभी ट्रायल फेज में है, क्लिनिकल ट्रायल फेजेस में है, मार्केट में नहीं आई है। ठीक है, कोविड के टाइम पे सोचा गया था, जॉनसन एंड जॉनसन जो आपकी कंपनी है उसने सोचा था कि इसको मार्केट में उतारा जाए कोविड के अगेंस्ट, लेकिन वो बहुत एक और डिजास्टर हो जाता। जैसे आपने थैलिडोमाइड वाला पढ़ा था उसी तरीके से। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है, जैसे आप मान लो कि आपने मसल्स में डीएनए का सीक्वेंस दे दिया, ठीक है। अब उस डीएनए के सीक्वेंस को ये तो नहीं पता है कि कहाँ पर किस होस्ट के डीएनए में कहाँ पर जाके आपको बाइंड हो रहा है। मान लो ये आपका डीएनए, ठीक है, और इस डीएनए में ये आपकी एक जीन है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस बाय चांस गलती से इस इंसुलिन वाली जीन के सीक्वेंस के बीच में आ गया, तो यहाँ पर आपके डीएनए में म्यूटेशन कॉज कर देगा, ठीक है, और आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देगी। इसी तरीके से मान लो अगर ये जीन कोई इंसुलिन कोजिंग ना होके कोई और आपका टी सेल कोजिंग है या बी सेल कोजिंग है या कुछ और ऐसा प्रोटीन है, वहां पर आके ऐड ऑन होती है और उस प्रोटीन का जो अमाउंट है आपकी बॉडी में बना बढ़ा देती है, तो क्या होगा, आपको मैलिग्नेंसी होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो जो डीएनए वैक्सीन है इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये गलत जगह पे जाके बाइंड हो गया तो वो आपकी बॉडी में कैंसर कोज कर देगा, मैलिग्नेंसी कोज कर देगा, ठीक है। इसलिए हम अभी डीएनए वैक्सीन बना जरूर रहे हैं लेकिन उनका यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मेन दिक्कत यही है कि इसको पता नहीं है कहाँ जाके बाइंड करना है। कुछ ऐसा सीक्वेंस इस डीएनए के पास प्रेजेंट नहीं है कि जो उसको पता लग जाए। जैसे आप ड्रग देते हो तो ड्रग को तो पता है कि रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना है, लेकिन इसको पता नहीं है कि डीएनए में कहाँ जाके बाइंड करना है। प्रोमोटर सीक्वेंस में बाइंड कर सकता है, टर्मिनेशन वाले सीक्वेंस में बाइंड कर सकता है, कहीं भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये आपकी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आई थी, सबसे ज़्यादा यही था। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि आपको बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो चांसेस ऑफ म्यूटेशन और डीनेचुरेशन की, जो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बनेगा आपकी बॉडी में बना है। अब बॉडी के अंदर तो कोई चेंजेस हो नहीं सकते, ना वहाँ हीट की रिक्वायरमेंट है, ना आपको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है, तो इसलिए वहाँ पर डीनेचुरेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, ना कोई मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। सिर्फ आपकी बॉडी में कैंसर कोज हो सकता है अगर यहाँ पे यूज कर लेते तो बिना ट्रायल के, तो वो ज्यादा डिजास्टर्स हो जाता, कोविड से बच जाते हैं, कैंसर वगैरह से मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंजुकेट और मल्टीवेलेंट वायरस, वो मल्टीवेलेंट वैक्सीन। इस केस में आप क्या करते हैं, इस केस में आप कुछ ऐसे जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है इसको मिक्स करके देते हैं, इसको आप बोल देते हैं हेट्रोपोलीमर, ठीक है, मिक्स करके देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी आती है, ज़्यादा वो जो है इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, बी सेल टी सेल आपकी बॉडी में ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। जैसे हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा का हमारे पास वायरस है जो मैंने आपको बताया था, जिसको आप टेम्परेचर कम करके यूज़ करते हो, तो हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा का प्रोटीन पार्ट और जो आपका टेटनस का टॉक्सोइड है उसका टाइप बी पार्ट जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली, ठीक है, अगर आप इन दोनों को मिक्स करके यूज करो तो आपके पास HIV वैक्सीन आता है। एच वर्ड यहाँ से आया है, आई वर्ड यहाँ से आया और बी वर्ड टाइप बी से, ठीक है। तो HIV वैक्सीन ये आपका मोर इम्यूनोजेनिक होगा, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम आपका ज्यादा होगा। तो कई बार हम इस तरीके का कंजुगेट या मल्टीवेलेंट भी जो है वो यूज करते हैं, और जो आपको आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी वो दोनों के अगेंस्ट होगी, टेटनस के अगेंस्ट भी और इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट भी, ठीक है। तो इसको आप कंजुगेट या मल्टीवेलेंट बोलते हो, ठीक है। इसके बाद एक कुछ वैक्सीन है जो अभी ट्रायल फेजेस में है, मतलब आने के चांसेस हैं, अभी आई नहीं, ठीक है। कुछ वेक्टर बोर्न डिजीज होती हैं, हम उस वेक्टर का कुछ पार्ट यूज करके, जैसे मलेरिया है, मलेरिया वाले जो आपके साइजोंट मीरोजोंट बनते हैं उनका कुछ पार्ट यूज करके उससे हम जो है वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी ट्रायल फेज में कोई सक्सेसफुल नहीं है। तो एक येलो फीवर है और मलेरिया है,
जिसमें हम वेक्टर बेस्ड जो है वैक्सीन की ट्रायल कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, मलेरिया जो है इंडिया में वो दो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वो वाइवेक्स और ओवेल है। फेल्सीपैरम जो है उसके केस इंडिया में बहुत रेयर है। हालांकि डायग्नोस्टिक लैब वाले जो है वो इसके अगेंस्ट भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज देखते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स और ओवेल ये इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं, एशिया में ही ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इनकी आपको जो मलेरिया होता है वो इन दोनों की वजह से होता है, वाइवेक्स और ओवेल की वजह से। फैल्सीपरम वाला केस जो है वो आपका रेयर केस है। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट वैक्सीन था। जो मैंने ट्रायल फेज में है मैंने वो भी आपकी इंक्लूड कर दिया, जो अभी मार्केट में नहीं आया है। कि कोई एक आधा क्वेश्चन आपसे कोई रिसेंट एडवांसमेंट पे पूछ ले, और ऐसा क्वेश्चन नाइपर में आपसे आता है। जीपेट में कम आने के चांस है, नाइपर में आने के चांस अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो बताओ, कुछ ना समझ में आया हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वैक्सीन का। सर देखिए कॉन्जुगेट या जो मल्टीवेरिएंट वाली बताई थी तो उसका दोबारा बता दो। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो एंटीजन लेते हैं, उसका एक पार्ट जो कि प्रोटीन हो सकता है, एक पार्ट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। दो एंटीजन अलग अलग हैं यहाँ पर, जैसे एक हीमोफिलियस आपका इन्फ्लुएंजा है, एक आपका टाइप बी, ये टॉक्सोइड टेटनस का एक पार्ट होता है। जो आप टेटनस बैक्टीरिया देखते हो, जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई है जो टॉक्सिन रिलीज करता है, उसका एक पार्ट होता है टाइप बी। तो आप इन दोनों को मिक्स करके एक वैक्सीन बना लेते हो, जो कि आपका दोनों के अगेंस्ट आपको जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप अकेला डालना चाहो, जैसे आप आपके पास हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन अलग से अवेलेबल है, अगर आप वो दो और अगर आप इन दोनों का मिक्स करके दो, तो जो आपने मिक्स करके दिया है उसकी जो है आपका इफेक्ट जो है ज़्यादा आएगा। जैसे आप एक एंटीबायोटिक दे रहे हो पहले, फिर आपने कोई दूसरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली दूसरी एंटीबायोटिक दे दी, तो अगर वो दोनों बैक्टीरिया को किल कर रही हैं तो आपका सिनर्जिस्टिक एक्शन आता है। कुछ कुछ वैसा ही है ये। ठीक है, तो आप दो एंटीजन के कुछ पार्ट को मिक्स करके दे रहे हो, जो कि ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा दे रहा है। तो उसमें जो पार्ट हम लोग मिक्स करते हैं वो जरूरी है मतलब कि मतलब ऐसा जरूरी है कि एक प्रोटीन हो और एक कुछ और दोनों सेम नहीं हो सकते। दोनों प्रोटीन, हाँ ऐसे दोनों सेम दोनों प्रोटीन है तो दोनों कार्बोहाइड्रेट ऐसा करते हैं। नहीं दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एक प्रोटीन एक कार्बोहाइड्रेट, दोनों प्रोटीन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपका पॉलीमर बनना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आ रहा है और अगर उसको डिजीज कोज करनी है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 1 किलो डाल्टन से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर वेट भी तो बढ़ रहा है ना, चाहे वो प्रोटीन प्रोटीन मिले या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिले। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। आप प्रोटीन प्रोटीन मिक्स कर लो, प्रोटीन लिपिड मिक्स कर लो, बस वो स्टेबल होना चाहिए और कुछ नहीं है। और बताओ, और किसी को डाउट हो, इतना बड़ा टॉपिक है।